हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त होंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो क्लास 10th का जो त्रिभुज चैप्टर है उसका पार्ट 1 हमने पहले कर चुका था और रिकॉर्ड करके वीडियो भी डाल दिए थे। और ये त्रिभुज चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग क्या किए थे, सर्वांग समता के बारे में बात किए थे। सर्वांग समता में क्या बताए थे? तो सर्वांग समता में बताए थे कि दो फिगर तभी सर्वांग सम होता है जब उसका आकार और माप क्या होता है, समान होता है। दो फिगर तभी सर्वांग सम होता है जब उसका आकार, ठीक है, आकार मतलब हो गया कि शेप, और उसका माप, आकार और माप, शेप एंड साइज, यदि ये दोनों समान होगा तभी दो फिगर क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, अन्यथा सर्वांगसम हो सकता है, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम होने के लिए यही बात है। उसके बाद त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम भी बता दिए थे कि किन तरीका से त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समरूपता के बारे में भी पढ़े थे। हाँ, किसी भी त्रिभुज को कैसे समरूप करते हैं वो भी बताए थे। तो दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए, हाँ, दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होना, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होना होता है। दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या होना होगा कि संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं समान अनुपात में होगा, तभी दो त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। और समरूप का कई गो कसौटी भी होता है, जैसे कि एंगल 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 हो गया, फिर एंगल एंगल हो गया आपका। हाँ, इस तरह से कई सारे थ्योरम होते हैं जो कि हम दो त्रिभुज को उससे क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। वृत्त, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त, दो वृत्त समरूप होते हैं, तो हाँ, दो वृत्त हमेशा समरूप ही रहता है। हाँ, सर्वांगसम पूछेगा तो वृत्त की त्रिज्या सेम कहेगा तभी कहेंगे सर्वांगसम है। यदि समरूप पूछेगा तो कोई भी दो वृत्त हो वो समरूप ही होगा। ठीक है, तो समरूपता के बारे में हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। थेल्स थ्योरम जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। थेल्स पूछता है या तो थेल्स का विलोम पूछता है, तो दोनों पर में हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय कहता क्या है सर, थेल्स प्रमेय का कहना क्या है? तो थेल्स प्रमेय का यही कहना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कोई आप एक त्रिभुज ले लीजिए, उसमें किसी एक भुजा के समांतर यदि लाइन खींच रहे हैं तो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है और वो क्या करता है, दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स साहब का ये कहना था। तो अब समान अनुपात में होता कैसे है, तो चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, अब प्रूफ कर लेते हैं कि समान अनुपात में सच में होता भी है या नहीं होता है। तो ये मान लिए हमने त्रिभुज ए बी और सी, दो त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें हम BC के समांतर AB और AC को कटाते हुए एक लाइन खींच रहे हैं। BC के समांतर और यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं, ये हमारा बिंदु हो जाएगा D और ये बिंदु हो जाएगा E। तो यहाँ पे DE जो रेखाखंड खींचे हैं ये क्या है, BC के समांतर है। तो थोड़ा डाटा भी लिखना पड़ेगा, वो भी लिख लेते हैं। माना ABC एक त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC के समांतर, BC के समांतर DE खींचा, जो AB तथा
AC को बिंदु D तथा E पर, बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही बात हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये कोई त्रिभुज दे रखा है, इसमें हम BC के समांतर एक लाइन DE खींचे जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। यही बात हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फिगर में कुछ बातें रचना करना पड़ता है। फिगर में क्या करना है? थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या कर रहे हैं? तो B से E को मिला लेते हैं और C से D को मिला लिए, उसके बाद लंब डाल लेते हैं। D से AC भुजा पे लंब खींच लेते हैं। D से क्या कर लिए? AC भुजा पे लंब खींचे और E से AB भुजा पे लंब खींच दिए। दोनों साइड क्या कर लिए? यहाँ पे लंब खींचे, इसका नाम दे देते हैं एंड। और यहाँ से D से लंब खींचे, इसका नाम दे देते हैं M। तो काम क्या किए कुल मिलाकर कि AB लंब EN खींचा और DM लंब AC खींचा तथा BE और CD को मिलाया। तो ये बात आप रचना में किए हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि रचना में या बनावट जो कर रहे हैं वो उसमें आप काम क्या किए हैं। तो रचना में क्या किए हैं सर? तो AB लंब खींचे हैं क्या? AB पर परपेंडिकुलर, या तो इसको ऐसे लिखिए EN परपेंडिकुलर AB तथा DM परपेंडिकुलर AC और इसमें क्या किए हैं? BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। रचना में तो इतना ही काम किए हैं, ठीक है। त्रिभुज लिए, फिर इसमें क्या कर दिए कि E से AB पे लंब खींचे EN और D से AC पे लंब खींचे DM। उसके बाद CD और BE को क्या किए हैं? मिलाए हैं। CD और BE को क्या किए हैं? मिलाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं परमान में। अब कहाँ चलते हैं? परमान में। इतना काम करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया है, अब उस पे विचार करते हैं, रिजल्ट पे विचार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं त्रिभुज ADE में। हाँ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम होगा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो ADE का क्षेत्रफल लिख रहे हैं और यहाँ पर जो है EN क्या है? ऊंचाई है। EN हमारा ऊंचाई है। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EN। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मान लिए समीकरण 1। अब देखिए फिर से काम करना है, ठीक है। फिर से निकालना है क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज ADE का ले लिए हैं, अब ले लेते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे। तो इस बार इस त्रिभुज में है, BDE में है। तो BD के देखिए, BD भुजा यहाँ तक है और BD के बढ़ाए गए भाग पर EN क्या खींचे हैं? ऊंचाई खींचे हैं, ठीक है। आप त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई खींच सकते हो, त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई खींच सकते हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। BD के बढ़ाए गए भाग पे यहाँ पे क्या खींचे हैं? EN ऊंचाई खींचे हैं। तो इसका आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा क्या? EN।
आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो गया आपका DB और ऊंचाई हो जाएगा EN, ऊंचाई हो जाएगा EN। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मान लिए समीकरण सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है, भाग कर लेना है। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटे में क्या आएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 इंटू AD इंटू EN, AD गुना हो जाएगा EN और बटे में क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना DB गुना EN। अब यहाँ से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, तो 1/2 से 1/2 हट जाएगा, फिर EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या मिल गया, तो AD बटे DB मिल गया, AD बटे DB मिल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। यहाँ तक में तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से काम करते हैं तथा अब चलिए फिर से यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि ADE का क्षेत्रफल लिया और BDE का क्षेत्रफल लिया, और ADE के क्षेत्रफल में EN ऊंचाई लिए थे, AD आधार लिए थे। फिर से हमें ADE का ही क्षेत्रफल लेना है, लेकिन इस बार ऊंचाई लेंगे DM, ऊंचाई क्या लेंगे, DM। यदि ऊंचाई DM लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, आधार हो जाएगा AE। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब लेते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2। अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए, हम ADE का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन आधार ले रहे हैं AE, ऊंचाई ले रहे हैं DM। तो इस बार आधार हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ये हमारा हो गया समीकरण 3। उसके बाद एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज, हाँ फिर से फिगर में देखिए, अभी यहाँ नीचे वाला क्या लिए थे, BDE लिए थे, अब DEC का क्षेत्रफल लेंगे, DEC का क्षेत्रफल लेंगे। तो DEC का देखो, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है DEC, इसका क्षेत्रफल लेंगे तो DM तो इसी के बढ़ाए गए भुजा पे है ना, इसी के बढ़ाए गए भाग पे क्या है, लंब है, तो आधार हो जाएगा क्या, EC, आधार हो जाएगा EC, ऊंचाई हो जाएगा DM, आधार हो जाएगा EC, ऊंचाई हो जाएगा DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या मिलेगा, 1/2 गुना EC गुना DM, EC गुना DM। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब इन दोनों को भी भाग कर लेते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 गुना AE गुना DM बटे फिर 1/2 गुना
EC गुना DM, EC गुना DM। अब यहाँ से DM और DM कैंसिल आउट होगा, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? हाँ, यस, ठीक है, इतना पे दिख ही रहा होगा। हाँ हाँ, अब चलिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC बराबर, यहाँ क्या बच गया, तो AE बटे AC बच गया, AE बटे AC बच गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण B, इसे मान लिए क्या, समीकरण B मान लिए। ठीक है, हाँ देख ही रहा है। अब समीकरण A और समीकरण B के बारे में सोचना है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा, वैसे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच आप जितना भी त्रिभुज बना लो उसका क्षेत्रफल बराबर ही होता है। यहाँ पे देखो, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच है, और दोनों का आधार भी क्या है, सेम है। दोनों एक ही आधार किस पे, DE पे है। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है, DE और BC स्थित है। इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा स्टेटमेंट। अब इन दोनों का क्या हो गया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC। अब इन दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर हो गया तो यहाँ देखिए समीकरण A और समीकरण B को देखिए। समीकरण A में क्या है, AD बटे BD है, त्रिभुज ADE, अब बटे में क्या है, ऐसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, दिख कम रहा होगा। हाँ अब ठीक है, तू भी चेंज हो जा। ना अबे यार पूरा काहे को हो रहा है, पगलाया। यस अब तो सही है। हाँ तो यहाँ से क्या, एरिया ऑफ BDE और यहाँ है एरिया ऑफ DEC। यहाँ पे ऊपर में दोनों त्रिभुज सेम ही है, यहाँ भी त्रिभुज AD है और यहाँ पे भी त्रिभुज ADE है, नीचे BDE है और यहाँ पे DEC है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों समीकरण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ
ट्रेंगल DEC ADE, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC। इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में तो दोनों त्रिभुज बराबर ही हैं और नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या कर लिए, बराबर कर लिए। बराबर कर लिए इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब समीकरण ए तथा समीकरण बी से सोचते हैं। समीकरण ए तथा समीकरण बी से, समीकरण ए तथा समीकरण बी से, ए और बी से क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो क्या दे रखा है, AD बटे DB, और इसका रेशियो दे रखा है AE बटे EC। जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और यही क्या करना था, साबित करना था। यही क्या करना था, साबित करना था। ठीक है, समझ में आई बातें। तो इसको आप देख करके जाइएगा, सीख लीजिए। एग्जाम में तो लगभग आता ही है, और यदि नहीं आएगा तो चलिए कोई बात नहीं, सवाल सीख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी का विलोम होता है। थेल्स प्रमेय का ही क्या होता है, विलोम होता है। अच्छा, थेल्स प्रमेय करके देखिए, यदि आपको एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट कहेगा थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए। ठीक है, या तो ऐसे भाषा लिख देगा इसका स्टेटमेंट, उसके बाद आपको समझना होगा कि ये थेल्स प्रमेय ही है। अगर ऐसा भी नहीं कहेगा तो इसका एक और नाम है, थेल्स प्रमेय का एक और नाम है। ठीक है, इसे कह देगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इन नामों से भी इन्हें जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यदि थेल्स प्रमेय नहीं कहेगा, स्टेटमेंट भी नहीं देगा, तो ये कह सकता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बातें समझ में आई। चलिए अब इसका विलोम भी देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम का विलोम भी सीख लेते हैं। विलोम में क्या होता है, अभी जो थेल्स थ्योरम हम लोग देखे उसमें क्या था कि भुजा समांतर दे रखा था, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड दिया गया था और उसमें भुजा का अनुपात सिद्ध करना था। और थेल्स के विलोम में क्या होता है कि आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, भुजा का अनुपात दिया रहेगा। कहाँ है विलोम, थेल्स का विलोम भाई किधर है, अच्छा यहाँ पे है। पहले उससे रिलेटेड सवाल भी कर लेते हैं, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड सवाल भी कर लेते हैं, उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम भी कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे, अच्छा इसमें तो फिगर बनाए नहीं, एक सेकेंड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये सवाल दे रखा था, क्या है, त्रिभुज ABC, A B और C, और इसका जो ये दे रखा है ये क्या है, D और E दे रखा है। तो ये कंडीशन दे रखा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC है और एक रेखाखंडीय DE जो कि AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये क्या है, BC के समांतर है। इसमें क्या कहा है कि ये क्या है, BC के समांतर दे रखा है, DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे AB, AD बटे AB बराबर होता है AE बटे AC, बराबर क्या होता है, AE बटे AC। तो अभी जो थेल्स प्रमेय
हम लोग सिद्ध किए हैं, उसी की मदद से इसका भी काम कर लेंगे, उसी की मदद से इसका भी काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हल देखिए क्या करना है आपको। तो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी क्या है, बीसी के समांतर है, डी क्या है, बीसी के समांतर है। इसलिए हम लोग किसका सहारा ले लेंगे, थेल्स प्रमेय का। किसका सहारा ले लेंगे, तो थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए और शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे डी बीसी के समांतर है, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो थेल्स प्रमेय की मदद से, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, और बराबर क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। ये कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो थेल्स की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इतना डाटा तो हमें मिल गया, अब यहाँ पे दोनों तरफ एक ऐड कर लेते हैं, एडी बटे डीबी प्लस 1 बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। हमें सिद्ध क्या करना है, अच्छा एई ही सिद्ध करना है, तो इसको पहले पलट लेते हैं, एई बटे एसी सिद्ध करना है ना, दोनों तरफ इसको पलट लीजिए, ये हो जाएगा क्या, डीबी बटे एडी, और इधर पलट लेंगे तो ये हो जाएगा ईसी बटे एई। इसको भी पलट लिए और इसको भी क्या कर लिए, पलट लिए, दोनों को क्या किए, पलट लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो अब दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं एक, डीबी बटे एडी प्लस 1 इक्वल्स टू ईसी बटे एई प्लस ईसी बटे एई प्लस 1। तो आप बराबर के दोनों तरफ एक ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी बटे में क्या होगा, एडी होगा, बटे में क्या होगा, एडी होगा। इस पार भी एलसीएम लोगे तो ए ही आएगा एलसीएम, इसे क्या लिख सकते हो, ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई बटे एई हो जाएगा। अब देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा ए बी मिलेगा, डीबी प्लस एडी से पूरा ए बी मिलेगा कि नहीं, तो ऊपर जो बात आया वो क्या आ गया, ए बी आ गया, और नीचे क्या है, ए डी है। उसके बाद ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई कीजिएगा तो पूरा एसी लंबाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा एसी बटे एई। अब फिर दोनों साइड पलट दो, फिर क्या कर दो, दोनों साइड पलट दो, तो यहाँ से ये बन जाएगा एडी बटे डीबी, एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी बराबर हो जाएगा एई बटे एसी, एई बटे एसी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 में है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड और भी सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, उदाहरण 2 में क्या दे रखा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC और असमांतर भुजा AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। अच्छा, EF AB के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, AE बटे ED और BF बटे FC, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यस। तो इसमें भी क्या कर लेते हैं, फिगर में पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम क्या करना है, तो एक AC को इसमें मिला लेते हैं, AC को क्या कर लेते हैं, इसमें मिला लेते हैं। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या किए हैं, सिर्फ AC को मिलाए हैं, AC को क्या किए हैं,
मिलाए और कुछ नहीं किए, AC के मिलाने के अलावा और कुछ नहीं किए यहाँ पे। अब देखो यहाँ AB के समांतर दे रखा है क्या, EF, और ये समलंब, तो AB और DC ऑलरेडी समांतर ही होगा, क्योंकि समलंब त्रिभुज में भुजा का एक युग्म क्या होता है, समांतर ही होता है, और एक युग्म समांतर नहीं होता है, एक युग्म समांतर नहीं होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कटता है वहाँ पे कुछ नाम भी दे लेते हैं, ठीक है, ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या नाम, वैसे इसके नाम से मतलब तो शायद नहीं होना चाहिए, फिर भी नाम कर ले क्या, ओ, ठीक है। अब हमें चलना है इसके क्राइटेरिया में, ABCD समलंब चतुर्भुज सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AE बटे ED और BF बटे FC, ये वाला बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बातें समझ में आई आप लोगों को? तो पहले चलते हैं क्या, हल भी लिख लो भाई साहब। इसमें जो दिया है वो डाटा पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो AB के समांतर है DC, AB के समांतर है DC, और EF जो है EF भुजा AB के समांतर है, EF भी समांतर है किसके, AB के, EF भी समांतर है किसके, AB के। अच्छा, AB DC के समांतर और AB EF के समांतर, तो इस कंडीशन में DC भी समांतर हो जाएगा किसके, EF के, DC भी समांतर हो जाएगा किसके, EF के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो वैसे सिद्ध तो यही वाला बात करना है, इसे हम नहीं लिखते हैं, इसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। या तो लिख भी लो, क्या पता आप लोग एग्जाम में लिखना छोड़ दो। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, BF बटे FC। अब यहाँ पे रचना कर ले हैं, रचना में क्या किए हैं सर, तो रचना में थोड़ा सा बात किए हैं कि A और C को मिलाए हैं, रचना में क्या किए हैं, AC को मिलाए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं FGI, फ्यूचर गोल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो रचना में AC को मिलाया, रचना में क्या किए हैं, AC को मिलाया, AC को मिलाया, बस इससे ज़्यादा तो और कुछ किए नहीं है, AC के मिलाने के अलावा और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब प्रमाण में देख लो भाई साहब, अब प्रमाण में देख लो, प्रमाण में क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चलते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या है, तो यहां से देखो EO समांतर हो जाएगा किसके, DC के, EO समांतर हो जाएगा DC के, काहे कि EF पूरा समांतर था, तो यहां से इस लाइन को क्रॉस किए तो इतना वाला भाग तो इसके समांतर ही होगा। तो इसमें लिख सकते हैं, लिख लेते हैं क्या कि EO जो है वो समांतर है किसके, DC के, EO समांतर है DC के, इसलिए थेल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, तो AE बटे ED, AE बटे ED, ठीक है, AE बटे ED बराबर, उसके बाद AO बटे OC लिख सकते हो, थेल्स के नियम से तो यही कहता है, आप इसे क्या लिख सकते हो, AO बटे OC लिख सकते हो, AO बटे OC लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बातें समझ में आ रही है ना? अब चलिए, अब चलते हैं त्रिभुज CBA में, हाँ त्रिभुज चाहे ABC चल लो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो इसमें भी क्या है, OF समांतर है किसके, OF समांतर है AB के, OF समांतर है AB के, इतना सा पार्ट AB के समांतर होगा कि नहीं, AB
एफ ई पूरा समांतर है ए बी के, तो ओ एफ भी ए बी के समांतर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर अब थेल्स चचा के नियम से आप लिख सकते हो, अरे भाई साहब, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, क्या लिख सकते हो, सी एफ, हाँ सी एफ बी एफ बटे सी एफ लिख लो। हाँ, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, चाहे ऐसे सी एफ बटे बी एफ, सी एफ बटे बी एफ बराबर हो जाएगा ओ सी बटे ए ओ, ओ सी बटे ए ओ, दोनों को पलट लो, दोनों को क्या कर लो, पलट लो, तो यहाँ मिल जाएगा क्या, बी एफ बटे एफ सी बराबर ए ओ बटे ओ सी। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब आप सोचो समीकरण एक तथा समीकरण दो के बारे में, समीकरण एक तथा समीकरण दो से। समीकरण एक में भी देखो ए बटे ई डी बराबर क्या है, ए ओ बटे ओ सी है, यहाँ बी एफ बटे एफ सी बराबर क्या है, ए ओ बटे ओ सी है, दोनों के बराबर में वैल्यू बराबर है, इसका मतलब दोनों एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर होगा बी एफ बटे एफ, बराबर होगा बी एफ बटे एफ सी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, यही बात हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही बात हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्लियर है यहाँ तक की बातें, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट भी होगा ना, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ होता है, समझना मुश्किल होता है। समझ गए बात को, चलिए अब नेक्स्ट बात देखो लो, अब नेक्स्ट बात देखो, अब थेल्स प्रमेय का विलोम आ गया। अब क्या आ गया, थेल्स प्रमेय का विलोम आ गया। बात समझ रहे हैं ना, हाँ। अब इसमें भी सारा क्राइटेरिया उसमें उसी के तरह करना पड़ेगा जितना थेल्स प्रमेय में किए हैं। सबसे पहले बात तो त्रिभुज ले लो भाई साहब, त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, बिना त्रिभुज के तो प्रमेय सिद्ध होने वाला है नहीं। ये आ गया त्रिभुज। अब इसके समांतर एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी, इसका नाम ले लिए इधर डी, और ये हो जाएगा ई। रचना भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे सारा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम ये रचना वाला कार्य कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद फिर इसको यहाँ, ओहो, इधर लंब भी खींच लेते हैं और इधर भी लंब खींच लेते हैं। हाँ, दिख रहा होगा। यहाँ पे नाम दे दो n, यहाँ पे नाम दे दो m। तो त्रिभुज बना लिए, उसमें जितना रचना करना था सारा काम भी कर लिए। अब सिर्फ सारा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, सारा स्टेटमेंट लिखना है। तो माना ए बी सी एक त्रिभुज है,
एक त्रिभुज है जिसमें, हाँ, जिसमें AD बटे DB बराबर है क्या, AE बटे AC। अब ये थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, हाँ भूल गए थे सारा, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में क्या था, थेल्स प्रमेय में था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। और उसका उल्टा जो अब हम पढ़ रहे हैं थेल्स प्रमेय का, ये क्या है, विलोम है। तो इसका उल्टा अब क्या है कि कोई त्रिभुज में यदि कोई रेखाखंड उसके दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। कहने का मतलब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, तो DE समांतर सिद्ध करना है BC, DE समांतर सिद्ध करना है BC, ठीक है। तो सिद्ध करना है DE समांतर BC, सिद्ध करना है DE समांतर BC। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, अब चलते हैं रचना में। रचना क्या किए हम लोग, तो रचना में किए हैं क्या कि EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा, BE और CD को मिलाया। EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा और क्या किए हैं, BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। इतना बात तो लिख लिए। अब प्रमाण में चलो भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं इसका रिजल्ट में कि क्या रिजल्ट होने वाला है। मिला तो लिए, तो फिर से वही वाला बात जो थेल्स प्रमेय में किए हैं कि एरिया निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, एरिया ही निकालना है। तो एरिया ऑफ, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में सोचना है, ADE। तो इसका ऊंचाई EN हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो 1/2 AD गुना EN, आधार गुना ऊंचाई, इसको मान लिए समीकरण 1। फिर चलते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। तो BDE तो ये वाला ट्रायंगल है, BDE तो ये वाला ट्रायंगल है। तो इसका ऊंचाई देखो, BD के बढ़ाए गए भाग पर EN क्या है, ऊंचाई है। BD के बढ़ाए गए भाग पर EN क्या है, ऊंचाई है। तो आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। आधार हो जाएगा आपका क्या, BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड मान लिए। अब यहां से क्या करना है यार, ये तो हिलेगा भी ना, हिलेगा का, एक सेकेंड, हाँ चलो। तो इतना बात को अब हटो यार, जरा सा, जरा जगह बनाए रहे थे, जगह। तो अब यहां से क्या कर लेना है, समीकरण 1 अब भाग कर लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और भाग कर लेते हैं क्या, समीकरण 2 से। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 गुना AD गुना EN, AD गुना EN। नीचे क्या है, 1/2 गुना, अच्छा, BD गुना EN, BD गुना EN, BD गुना
ई एन, ई एन से ई एन खत्म होगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण ए, इसको क्या मान लिए, समीकरण ए मान लिए। अब फिर से काम करते हैं हम लोग, फिर से काम कर लेते हैं क्या, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पुनः निकालते हैं। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस बार फिर ADE का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार ऊंचाई बदल लेंगे। देखिए ADE तो आपका यही है ना, तो इस बार DM ऊंचाई लेंगे तो AE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। DM ऊंचाई लेंगे तो AE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुना AD, हाँ AE हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, DM हो जाएगा क्या, ऊंचाई। इसको मान लिए समीकरण 3, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3 मान लिए। फिर बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो DEC तो यहाँ पे बन रहा है DEC। अब इसके लिए DM हो जाएगा क्या, ऊंचाई, और EC हो जाएगा आधार। DM हो जाएगा ऊंचाई, तो 1/2 DM हो जाएगा ऊंचाई और EC हो जाएगा आधार। EC गुना DM, EC गुना DM, इसको मान लिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। यहाँ पे करें, कर सकते हैं, हाँ। समीकरण 3 अब भाग कर लेते हैं क्या, समीकरण 4 से। समीकरण 3 भाग कर लेते हैं समीकरण 4 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, 1/2 गुना AE अगुना हो जाएगा DM। फिर नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना EC अगुना हो जाएगा DM। DM से DM कैंसिल आउट, 1/2 भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या बच गया, तो AE बटे EC बच गया, AE बटे EC बच गया। इसको मान लेते हैं समीकरण B, इसको क्या मान लिए, समीकरण B मान लिए। अब चलते हैं क्या, समीकरण A और समीकरण B के बारे में सोचते हैं। समीकरण A और समीकरण B के बारे में सोचते हैं। हमें डाटा क्या दे रखा है सवाल में, तो डाटा ये दे रखा है हमें, भाई साहब, हाँ यस, AD बटे DB बराबर AE बटे EC दे रखा है। और यहाँ पे देखो AD बटे DB भी आया है और AE बटे EC भी आया है। यदि ये दोनों बराबर दे रखा है तो इन दोनों का वैल्यू भी बराबर लिख सकते हैं ना। तो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये बात हमें क्या कर रखा है, दे रखा है सवाल में, ये बात हमें क्या कर रखा है, तो दे रखा है। अब यहाँ से क्या करना होगा कि समीकरण A और समीकरण B के मदद से AD बटे DB और AE बटे AC का वैल्यू पुट कर सकते हैं समीकरण A और B के मदद से, हाँ। तो अब चलते हैं क्या, समीकरण A तथा समीकरण B से, समीकरण A तथा समीकरण B से। तो AD बटे DB में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। हाँ, यहाँ पे AD बटे DB क्या इसके बराबर में आया था और AE बटे EC इसके बराबर में आया था।
अब ये दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो कटेगा। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से क्या मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल गया, बराबर मिल गया। तो हम अब यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है तथा क्षेत्रफल में भी बराबर है, क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है, क्षेत्रफल में बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है कि नहीं। ऐसा कब होता है, जब दो रेखा समांतर होता है। तो इसलिए कह सकते हैं क्या कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये बात हमें क्या करना था, साबित करना था। यही बात हमें क्या करना था, साबित करना था। तो ये हो गया आपका थेल्स का विलोम। दोनों ही थ्योरम आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। चलो अब इससे भी रिलेटेड कुछ सवाल है, इसे भी कर लो। लास्ट है, इस सवाल को भी कर ही लेते हैं, इस सवाल को भी कर ही लेते हैं। तो क्या तो दिया है आकृति 6 पॉइंट, अच्छा यही आकृति है, इतना में PS/SQ, अच्छा PS/SQ बराबर है PT/TR तथा कोण PST ये वाला कोण बराबर है PRQ के, PRQ इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें इसे समद्विबाहु सिद्ध करना है, इसे क्या करना है, समद्विबाहु सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, तो एक बात तो ये दे रखा है कि कोण PST बराबर है कोण PRQ के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तथा और भी बात दे रखा है क्या, PS/SQ बराबर PT/TR, PT/TR, ठीक है, ये दोनों बात दे रखा है। PS/SQ और PT/TR। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि ये तो थेल्स पर में है कि नहीं, ये जो भुजा का अनुपात दे रखा है ये आपका क्या है, थेल्स पर में दे रखा है। तो इसे आप थेल्स की मदद से कह सकते हो कि ST जो है वो समांतर है किसके, QR के। ST समांतर है किसके, QR के। क्यों समांतर है, तो थेल्स साहब ने बताया है, यहाँ लिख लेते हैं हम ब्रैकेट में, किससे, थेल्स पर में से। थेल्स साहब ने बताया है कि यदि किसी त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर होता है तो यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ से ये ST जो है वो QR के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, QR के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला लाइन इसके समांतर है, तो आप कह सकते हो ना कि ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा संगत कोण के अनुसार। तो लिख सकते हो क्या, इसलिए कोण PST बराबर होगा कोण किसके, PQR के, कोण PQR के। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ये बराबर इस किस नियम से है, तो संगत कोण है। ये क्यों है बराबर, तो ये संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो बात तो आपको दे रखा था PST बराबर PRQ, मतलब ये कोण इसके बराबर दे रखा था। आपने क्या सिद्ध कर लिया यहाँ से कि ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि ST समांतर है QR के, संगत कोण के अनुसार ये दोनों क्या होगा,
बराबर होगा। तो बराबर हो गया, तो अब देखो पी एस टी बराबर पी आर क्यू और पी एस टी बराबर पी क्यू आर। तो समीकरण 1 और 2 के मदद से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर लिख सकते हो पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर लिख सकते हो कोण पी आर क्यू, ऐसा लिख सकते हो ना। अब देखो पी क्यू आर तो यही वाला कोण है और पी आर क्यू ये वाला कोण है। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, उसके सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया इसलिए ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये रहा आपका त्रिभुज का पार्ट 2। अब आप पार्ट 3 का इंतजार कीजिए और बेहतर ढंग से आप ज्यामिति का तैयारी कीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं छूटे। और बाकी भी सब्जेक्ट का क्लास करना हो तो ज्वाइन करें, मतलब कि सब्सक्राइब करें हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।